अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर, होप सो आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 गैसेस और टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखिए, लास्ट टाइम डिफ्यूजन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, लाइक डिफ्यूजन होती क्या है, बट मैं दोबारा से आपके सामने क्लियर करूँगी डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन बेसिकली हम बोलते हैं the process of movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स गैस की भी हो सकते हैं, वो लिक्विड के भी हो सकते हैं, मतलब गैसेस में भी डिफ्यूजन हो सकती है और लिक्विड्स में भी हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे जिस डिफ्यूजन का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो गैसियस डिफ्यूजन है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है चैप्टर ही गैसेस का है। ओके, सो यहाँ पे अब आपको डायग्राम आपके सामने स्लाइड है और यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। पहले आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर एक ऑब्स्टेकल लगी हुई है। ठीक है, एक बैरियर है, एक साइड पे आपको 3 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं और एक तरफ आपको ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन हो गया और एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन हो गया। अगला एरो की नेक्स्ट साइड पे अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट दोनों साइड्स पे इक्वल मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डिफ्यूजन में हुआ क्या है कि केएमटी के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। उस मूवमेंट के दौरान वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन के नतीजे में वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खुद को। ठीक है, मतलब एट द एंड वो एक यूनिफॉर्म एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। ठीक है, जो भी गैसेस आपस में डिफ्यूज़ कर रही हैं। So the final destination of the process is the attainment of equilibrium कह लें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या होमोजेनियस मिक्सचर कह लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो 3 बातें हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है पहली बात, तो खुद ब खुद होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ठीक है, गवर्निंग फैक्टर क्या होगा, कोलिजन। कोलिजन की वजह से प्रोसेस जो है वो चल रहा है और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, अटेनमेंट ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो होप सो डिफ्यूजन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, अच्छा देखिए, आफ्टर द क्लैरिफिकेशन ऑफ डिफ्यूजन आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रही हूँ। लेट्स सपोज यू हैव 2 गैसेस, वन इज़ ऑक्सीजन एंड द अदर वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। यू हैव टू आंसर विच गैस विल डिफ्यूज़ अर्लियर, कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज़ करेगी, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन कह लें आप ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। लाजमी नहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हों, ये तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। इट मे बी एनी गैस एल्स, लाइक इट मे बी NH3, HCl और एनी गैस एल्स। वापस चलते हैं और टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो ग्राहम ने, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश साइंटिस्ट है ग्राहम, थॉमस ग्राहम, उसने प्रेजेंट किया था, दैट इज सेड टू बी द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट को यहाँ पे बेसिकली आप मुराद ले सकते हो स्पीड, आसान लफ्ज़ों में, मतलब पर यूनिट टाइम एक गैस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज़ टर्म्ड एज रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, अब वो क्या है, लास्ट टाइम आपने डिफ्यूजन पढ़ते हुए सीखा था कि डिफ्यूजन या फिर एफ्यूजन वो डिपेंड करती हैं मोलर मासेस पे। क्लियर है, वो एग्जैक्टली उनका आपस में रिलेशन क्या है, बेसिकली यही आपको ग्राहम्स लॉ बताने जा रहा है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स रिलेशन आप जानते हैं, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। क्लियर है, मतलब जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, एंड इन द सेम सिनेरियो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। क्लियर, सो होप कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। टेम्परेचर प्रेशर सेम रहना चाहिए, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो लॉ भी होल्ड नहीं करेगा। क्लियर, सो होप सो स्टेटमेंट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। देखिए, जो ऊपर बात मैंने आपको बताई उसी को अगर मैं लिखना चाहूँ मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्लियर है। इनफैक्ट मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि आप एक्सप्रेशन याद रख लें, आप स्टेटमेंट खुद से लिख पाओगे। ओके, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी
और आगे आपने मेंशन कर दिया टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अब एज यू नो देयर इज़ अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दैट एक्सप्रेशन, सो if you want to change it into equality you have to place a constant there, so यहाँ पे constant place करना है और वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रही हूँ, that is k, rate of diffusion proportionality को बदल दिया equality में और मैं कर रही हूँ k over square root of density। क्लियर? इसी एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को मैं अगर इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये नोमिनेटर में आ जाएगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू के। ठीक है, अब के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कांस्टेंट रहेगा सारी केसेस के लिए अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास दो गैसेज हैं, एक को मैं कह रही हूँ कोई भी फर्जी नाम दे दिया, मैं कहती हूँ गैस 1 है और दूसरी गैस है उसको मैं कह देती हूँ दैट इज़ गैस 2। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आर से। गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज टर्म्ड एज R1 और जो गैस 2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसको मैं R2 बोल देती हूँ। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप एक्सप्रेशन लिख लें ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों गैसेस के लिए तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, है ना, आप लिख लोगे इजीली। R1 मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी दैट वुड बी इक्वल टू के, और इस तरह से सेम आपने लिख लिया दूसरी इक्वेशन गैस 2 के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अगर इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो हम इक्वल रख के देख लेते हैं और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया दैट इज़ R2 ओवर R1 इज इक्वल टू D2 ओवर D1 और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, अब अपने प्रीवियस नॉलेज से आप ये बात जानते हैं कि एक गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोलर मास के। ठीक है, सो D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द मोलर मास। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर मैं डेंसिटी को रिप्लेस कर दूँ मोलर मास से, सो मैंने यही किया है। R1 ओवर R2 दैट वुड बी इक्वल टू G2 ओवर D1 और होल स्क्वायर रूट कर दिया। M आप जानते हैं यहाँ पे मोलर मास है गैस का। ओके, अब जब आप पूरा लॉ समझ चुके हैं तो जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले आपके सामने रखा था विच गैस विल डिफ्यूज अर्लियर NH3 और HCl, होप सो कि उसको आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे हो? मोलर मास जिसका ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जिसका मोलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन जो सबसे पहले स्टेटमेंट में डिस्कस किया था आपने। ओके, सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसकी तरफ चलते हैं। आपके सामने एक स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्लास ट्यूब रखी है आपके सामने, शीशे से बनी हुई एक ट्यूब है एंड दैट इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 मीटर कह लें, 100 सेंटीमीटर कह लें। मैंने क्या किया, इसकी एक एंड पे दोनों एंड्स खुले हुए थे, एक एंड पे कॉटन प्लग सोक करके HCl के अंदर इंसर्ट कर दिया एक एंड पे, और दूसरे एंड पे मैंने कॉटन प्लग इंसर्ट किया है जो कि मैंने सोक किया हुआ था NH3 के अंदर। क्लियर है? एक तरफ HCl के अंदर और दूसरी तरफ NH3 के अंदर सोक करके आपने कॉटन प्लग प्लेस कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद मूव करते जाएंगे क्योंकि ट्यूब ग्लास से बनी हुई है। सो यहाँ पे क्लियर विजुअलाइजेशन आएगी आपको। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ग्लास ट्यूब के अंदर ये सर्कल से मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, वाइट कलर का सर्कल जो आपके सामने बन रहा है, यहाँ पे वाइट कलर के फ्यूम्स आपको नज़र आए। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, एक तरफ NH3 थी और दूसरी तरफ HCl, दोनों का जब फ्यूजन होता है, दोनों जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलती हैं वहाँ पे फॉर्मेशन होती है NH4Cl की, अमोनियम क्लोराइड, जिसके वाइट फ्यूम्स बनेंगे जो कि क्लियरली विजिबल होंगे एज अ ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, अब मैंने मेजर किया दोनों तरफ का डिस्टेंसेस, लाइक HCl ने कितना कवर किया और NH3 ने कितना कवर किया। अच्छा, जब मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि HCl ने कवर किया 40.5 सेंटीमीटर और NH3 ने कवर किया 59.5 सेंटीमीटर। क्या आपके ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए था? देखें, आपने शुरू में क्या कहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। सो आप दोनों के मोलर मासेस को कंपेयर कीजिए, जिसका मोलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। सो NH3 का मोलर मास है 17
और HCl का मोलर मास है 36.5। लिटरेचर में आप जानते हैं, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। NH3 नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 14 + 3 दैट वुड बी इक्वल टू 17। ओके, सो 17 कम मोलर मास तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। और आपके सामने क्लियर है कि इसने 59.5 सेंटीमीटर कवर किया है उतने ही टाइम में। सो यहाँ से एक तो आपको वेरीफाई हो गया कि ग्राहम्स लॉ ने ठीक कहा। अब मज़ीद अकॉर्डिंग टू द ग्राहम लॉ, जैसे कि हमने रिलेशनशिप पहले ड्राइव किया था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस आप दोनों के पुट कीजिए, ठीक है, लिटरेचर में आपको मिल जाएंगे। और इस एक्सपेरिमेंट से आपने दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड आउट कर लिए। ओके, NH3 का पुट कीजिए, 59.5 लिख दिया, HCl का 40.5 था, ठीक है। मोलर मासेस अभी मैंने आपको बताए, HCl का 36.5 और NH3 के लिए 17। सो पुट कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कितना आंसर आया? 1.46 और दोनों तरफ एक जैसा आंसर आ गया हमारे पास 1.46। अच्छा, सो जो रिलेशनशिप आपने ड्राइव किया था वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब है ग्राहम्स लॉ हैव बीन वेरीफाइड। ओके, सो होप सो क्लियर होगा ये आपको। मोर ओवर इफ़ यू हैव एनी confusion or question you may ask.